हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है 10th चैप्टर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं ICT। ये हमारा साइंस 2 में इंक्लूड होता है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जितनी एडवांस हो चुकी है और हमारा साइंस का टेक्नोलॉजी से किस तरह से रिलेशन है और टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हम उसे किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज साइंस में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी चीज़ों को हमें अप्लाई करना चाहिए। और आजकल जो हमारा मॉडर्न जो ज़माना है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो जब हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हम जो साइंस की चीज़ें पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई करने के लिए भी हमें इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया है ताकि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज आ जाए कि साइंस में हम किन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसे किस तरह से हम यूज़ करने वाले हैं। अब आता है बहुत सारे हम लोगों के, सबसे पहले डिवाइसेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन से डिफरेंट डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं? तो अलग अलग टाइप के डिवाइस होते हैं। एक होता है कम्युनिकेट करने के लिए, एक होता है हम लोगों को इंफॉर्मेशन स्टोर और सेव करने के लिए। जैसे कि कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता है, फ़ोन होता है, टेलीफोन होता है और इंफॉर्मेशन हम उससे शेयर कर सकते हैं। और अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो पेन ड्राइव होती है हम लोगों की, कंप्यूटर्स होता है, सीडीज़ होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हम लोगों की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी यूज़ होती है वो होता है कंप्यूटर, और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये बहुत, इसकी जनरेशन्स हो चुकी है, मतलब 5 जनरेशन्स इसकी हो चुकी है। मतलब सबसे पहले एक कंप्यूटर बना था, उसको हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोला था। उसके बाद में जो कंप्यूटर बना उसे सेकेंड जनरेशन, ऐसे कर करके जो अब हम जनरेशन यूज़ कर रहे हैं इट इज़ 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स बहुत बहुत पहले बने थे और उस टाइम पर कंप्यूटर जो बने थे वो ENIAC कंप्यूटर बने थे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े थे। उसमें वॉल्स वगैरह यूज़ हुए थे और बहुत बड़ी थी इनकी साइज़, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे। बिकॉज जब इनिशियली लोगों ने बनाया था कंप्यूटर तो उन लोगों को आइडिया नहीं था कि किस तरह से उसे काम कराएंगे, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी में या कम स्टोरेज में हम सारी चीज़ें कर पाए, छोटी चीज़ों में हम किस तरह से बना पाए। तो उन लोगों को ये चीज़ पता थी, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा सा मशीन बना दिए और उसे क्या बोल दिए, कंप्यूटर। और जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, लोग मॉडर्न होना शुरू हुए, तो समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो वो उतना ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे, नॉर्मल लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, उसको थोड़ा छोटा करना शुरू किया ताकि वो जगह कम ले। फिर ऐसा करे उसको कि वो कम इलेक्ट्रिसिटी पर भी काम कर पाए। तो इस तरह से कंप्यूटर की जनरेशन्स बनी और अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स बने, और अभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइप हो चुकी है। इनफैक्ट लैपटॉप्स इंक्लूड हो चुके हैं, टैबलेट्स हो चुके हैं जो कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई थी, पहले उन लोगों ने लार्ज कंप्यूटर्स बना और उसके बाद में धीरे धीरे उसको अपनी एफर्ट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए उन लोगों ने उसे थोड़ा और ज़्यादा आसान करने के लिए काम को उसमें मॉडर्न एडवांसमेंट करते गए और फिर हम लोगों का आज का जो कंप्यूटर है वो बना। अब जो कंप्यूटर है उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एक इनपुट यूनिट, बिकॉज कंप्यूटर भी एक मशीन है, ऑल्दो इट इज़ स्मार्ट बट स्टिल इट इज़ अ मशीन। तो उसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन डालनी होगी तो वो कौन डालेगा, ह्यूमंस डालेंगे। तो एक इनपुट डिवाइस होगा जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालेगा। अब उसमें क्या इंक्लूड होता है, हम लोगों का माउस या फिर कीबोर्ड हो गया, फिर कैमरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करती है या फिर हम उनसे कमांड देते हैं।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट, जिससे हम इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को। फिर आता है प्रोसेसर, जो हमने इंफॉर्मेशन दिया है उसे प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, उससे हमें आउटपुट देगा। जैसे अगर हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो टाइपिंग क्या हो जाएगी, इनपुट। फिर प्रोसेसर, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर वो दिखाता है हमारे आउटपुट यूनिट पर, जैसे कि हमारा मॉनिटर। तो जो भी हम टाइप कर रहे हैं, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, पैराग्राफ्स, वो सारी चीज़ें हमें जब स्क्रीन पर दिखाई देती है तो बीच में एक प्रोसेस होता है और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। तो हमारा इनपुट डिवाइस क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद में वो आउटपुट देता है। और आउटपुट कहाँ पर डिस्प्ले होता है, आउटपुट डिवाइस पर, विच इंक्लूड्स मॉनिटर या फिर कोई भी स्क्रीन जो हम लोगों की अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर काम करता है। और उसमें मेमोरी यूनिट भी होता है। मेमोरी यूनिट क्या काम करेगा, उसकी अंदर एक स्टोरेज रहती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमारा फ़ोन, उसमें स्टोरेज होती है प्रॉपर अमाउंट की, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम। तो ये सारा जो रैम वगैरह क्या होता है, ये स्टोरेज होती है फ़ोन की, उससे ज़्यादा हम नहीं स्टोर कर सकते, उतना स्टोर कर सकते हैं। तो ये अब रैम वगैरह क्या है वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे। प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, CPU, जो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। और फिर होता है आउटपुट डिवाइस जो हमारी इन्फॉर्मेशन को बाहर दिखाता है। इसके अलावा हम आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, प्रिंटर को। प्रिंटर क्या करता है, जितनी भी हमने चीज़ें टाइप की है अगर हमने उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दिया तो वो क्या करेगा, वो भी हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और फिर आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। अब मेमोरी जो होती है जिसमें हम स्टोर करते हैं अपना डेटा इनपुट का, वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल मेमोरी जो मशीन की ऑलरेडी रहती है, और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी जो हम उसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फ़ोन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मेमोरी समझने के लिए। तो फ़ोन के अंदर एक इंटरनल मेमोरी होती है, रैम रोम, जैसे हम बोलते हैं कि 8 GB रैम का फ़ोन है और उसमें 64 GB का स्टोरेज है। तो वो 8 GB रैम और स्टोरेज, क्या फ़र्क है उसमें, तो रैम एक्चुअली होता है हम लोगों का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब वो क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन ये दोनों किस में आ जाती हैं, इंटरनल मेमोरी में आती है, वो ऑलरेडी फ़ोन के साथ इनबिल्ट रहती है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी कुछ इनबिल्ट मेमोरी रहती है। उस इनबिल्ट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल मेमोरी, जो मशीन के पास ऑलरेडी है, इतनी स्टोरेज है उसके पास, इतनी अगर फाइल है आपके पास तो आप इतनी फाइल उसमें स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा करना होगा तो क्या करेंगे हम उसमें एक्सटर्नल मेमोरी लगाएंगे। जैसे फ़ोन, अगर हमें फ़ोन में और ज़्यादा चीज़ें सेव करनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें SD कार्ड लगाते हैं। तो SD कार्ड क्या करता है, हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर करता है। उसी तरह से कंप्यूटर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव्स यूज़ कर सकते हैं, CD यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हम लोगों की एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। मतलब ये मशीन के पास ऑलरेडी नहीं रहती है, लेकिन ये हम मशीन पर लगाकर उसमें क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। अब रैम और रोम को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अब अज्यूम कर लो मेरे पास एक बुक शेल्फ है और वो बुक शेल्फ में 100 बुक्स है। अब उसमें 100 बुक्स मैंने अरेंज करके किसी भी तरह से रैंडमली रख दी हूँ। अब अगर मुझे उसमें से सपोज़ एक बुक पढ़नी है तो मैंने वो बुक निकाली, उसमें से पढ़ ली, और उसके बाद में मुझे कुछ टाइम के बाद वो बुक वापस चाहिए। लेकिन अगर मैं वो बुक को वापस से उस बुक शेल्फ में रख रही हूँ तो 100 बुक में से ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक साइड टेबल बना दूँगी। अब वो साइड टेबल पर मैं क्या करूँगी, वो बुक रख दूँगी। तो जब भी मुझे वो बुक चाहिए होगी तो मुझे बुक शेल्फ में जाके नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पर है, मेरे साइड टेबल पर है, तो मैं वहाँ से उठा के उसको पढ़ सकती हूँ। फिर सपोज़ मुझे एक और बुक चाहिए तो मैंने वो भी निकाल दी,
और फिर मैंने उसको पढ़ी, और फिर मुझे वो वापस नहीं लगेगी बहुत टाइम तक, मुझे पता है ये मुझे वापस नहीं लगने वाली बहुत टाइम तक, तो मैं वो बुक को क्या कर दूँगी, वापस शेल्फ में रख दूँगी। फिर कोई एक बुक लग रही है मुझे जो फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करने वाली, हाँ मुझे ये बहुत टाइम लगने वाली है, रोज़ रोज़ लगेगी, या फिर हर 2 दिन में मुझे ये बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसे क्या कर दूँगी, ऐसी बुक्स को साइड टेबल्स पर रख दी जाऊँगी। जो बुक्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, हमेशा यूज़ करती हूँ, जिन बुक्स को हमेशा रीड करती हूँ, उन्हें मैं क्या कर दूँगी, अलग से साइड टेबल पर रखूँगी। और बाकी जो बुक्स जो है मेरे पास है, लेकिन मैं उन्हें जल्दी यूज़ नहीं करती, बहुत बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, वो सारी किस में होगी, शेल्फ में होगी। तो यही सिस्टम होता है रैम का और रोम का। अब रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जो हम लोगों का बुक शेल्फ है। तो बुक शेल्फ में जैसे हमारी मेमोरी स्टोर्ड है, उसी तरह से फ़ोन में भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, और उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं। और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस यूनिट मेमोरी, जिसमें हमारी जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ऐप्स है, जो हम फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें देखते हैं, वो सारी फ्रीक्वेंट चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है, ताकि हम जब भी उस चीज़ को ओपन करें तो उस टाइम पर वो चीज़ क्या हो सके, हम लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े उस चीज़ों में। समझ में आया रैम और रोम के बीच में क्या फ़र्क है? तो रोम क्या है, हमारा बुक शेल्फ, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन वो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती। रैम ये भी स्टोरेज डिवाइस यूनिट है हम लोगों का, लेकिन स्टोरेज की मेमोरी है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें इंक्लूड होती है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोगों ने अभी देखे कि हमारा जो कंप्यूटर है, अगर मुझे उसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं उसको बोल दूँगी कि हाँ ये ले लो इन्फॉर्मेशन, इसको अंदर डाल दो, ऐसा होगा क्या? नहीं, हमें कुछ स्टेप्स यूज़ करने पड़ते हैं और उसके अंदर एक सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम को जो ये पूरा काम करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में लेके जाने का, उसे स्टोर करने का, उसको प्रोसेस करने का, ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी यूनिट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इसमें सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। फिर आता है प्रोग्राम। अब जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं, नॉर्मली जब हम कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ काम करवाना है हमें कंप्यूटर से, तो वो एक मशीन है, वो मशीन को हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, इंग्लिश या हिंदी या कोई भी लैंग्वेज उसे नहीं समझ में आती, तो हम क्या करते हैं, हम उसे उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। अब उसकी लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, कोडिंग होती है, वो क्या होती है एक्चुअली, वो होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग लगती है हमें, बट वो है क्या, सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम जब कंप्यूटर से बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। अब अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, फ्रेंच है, जर्मनी है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, तो ये सारी अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हैं। उसी तरह से अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर आता है डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब डेटा क्या होता है, अगर हमें कुछ चीज़ पता है तो वो हो जाएगा डेटा, लेकिन अगर हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उसे हम क्या बोल देंगे, इन्फॉर्मेशन। अब इसे आप समझ लीजिए, इसे आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ कि आपकी क्लासेस में कितने बच्चे, तो जितने बच्चे हैं आपकी क्लासेस में उनका टोटल नंबर हो जाएगा उसका डेटा। ये हमारी क्लासेस का डेटा है, हमारी क्लासेस में इतने बच्चे प्रेजेंट है, अज्यूम कर लो 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो 100 स्टूडेंट क्या हो गया, डेटा हो गया। अब अगर मुझे क्लासेस की एडवर्टीजमेंट करनी है तो मैं क्लासेस की एडवर्टीजमेंट के लिए क्या बोलूँगी कि हाँ ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए हैं और भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। तो अब ये 100 स्टूडेंट क्या हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो रॉ फॉर्म में क्या था, हमें सिर्फ पता थी वो चीज़, लेकिन हम जब किसी चीज़ के लिए उसे इस्तेमाल करें तो वो क्या बन जाती है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर आता है टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर।
और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जितने भी हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को, उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो भी चीज़ उसकी कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, सॉफ्टवेयर में। अब उसमें इनपुट होता है और आउटपुट देता है, ठीक है। अब आते हैं हम ऐप्स पर। कुछ हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर में, विच इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड क्या होता है, एक सिंपल सा ब्लैंक पेज होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लैंक पेज है। अब वर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं, जब हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लिखनी होगी तो हम क्या करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सारी चीज़ें लिख देते हैं। जैसे कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक, वो किस पर बनती है, वर्ड पर बनती है। वो लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें टाइप कर देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर कोई फ्लैट के पेपर्स है या फिर हम लोगों की कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, डील्स के पेपर्स है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ पर टाइप करते हैं, वर्ड में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं, ठीक है। और जो टेक्स्ट बुक है, नॉवल है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वर्ड में टाइप होकर रखते हैं हम सारी चीज़ें। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, उसे टाइप करके रखते हैं और फिर उसके बाद में उसको यूज़ करते हैं कोई और चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ टाइप करके रख रहे हैं उसे, तो वो हो जाएगा डेटा, और जब हम उसे किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट इस पर, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल हम कब यूज़ करते हैं, ये शीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर रोज़ है, बहुत सारे रोज़ और कॉलम्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई टेबल बनाना है, टेबुलर इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसमें बनाते हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स वगैरह जो होते हैं वो इसमें बनते हैं। अगर हम लोगों को कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं तो वो भी इसमें बन जाते हैं। कोई हम लोगों को चार्ट्स वगैरह बनाना है, पाई डायग्राम वगैरह बनाना है, तो वो सारी चीज़ें भी किस में बनती हैं, एक्सेल में बनती है। तो हम लोगों की जो टेक्स्ट बुक में ग्राफ, पाई डायग्राम, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो बनती है हम लोगों को, जो कंप्यूटर में दिखाई देती है, ये सारी किससे बनती है, एक्सेल से बनती है, ठीक है। अब हमेशा जब भी हम एक्सेल में डेटा इनपुट करते हैं या फिर पुट करते हैं जो भी डेटा, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उसे टेबुलर फॉर्म में रखना चाहिए और अलग अलग डेटा को अलग अलग सेल में डालना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को एक एक छोटा छोटा स्क्वायर, A B C D E, ये क्या है, हम लोगों के कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, रोज है। और इसमें देखो बीच बीच में रेक्टेंगल 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 दिख रहा है, जब इंटरसेक्ट बीच में आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एक एक सेल बोलते हैं। तो हर सेल में इंफॉर्मेशन सेपरेटली हम लोगों को ऐड करनी चाहिए और नीटली हमें हमेशा वो सारी डेटा को ऐड करना चाहिए। और हम अक्सर क्या करते हैं, उसे ड्रैग और फिल भी कर सकते हैं, स्मार्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर्स लिखने हैं, 1 से लेके 100 तक, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे एक के नीचे, और उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक 100 तक। तो क्या होगा, उस टाइम पर एक्सेल में स्मार्ट फीचर रहता है, वो क्या कर देंगे, उसको ऑटोमेटिकली 100 तक उसमें नंबर्स फिल कर देंगे। उसके बाद में इसी तरह से जब हमें कुछ कुछ रिजल्ट्स के टाइम पर हम लोगों को ऐड करना होता है, जब हम लोगों को बहुत सारे नंबर्स को, तो उस टाइम पर वो लोग क्या करते हैं, उसे सिलेक्ट कर कर ऐड करते हैं, तो वो हम लोगों को लास्ट टेबल में क्या देता है, लास्ट कॉलम में, लास्ट सेल में हम लोगों को पूरा एडिशन का जो भी नंबर है वो देता है। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती है, जब यूज़ करोगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी। और फिर जब एक बार डेटा एंटर हो गई है उसमें, तो उसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ गलती हो गई तो उसे डिलीट कर कर वापस से डाल सकते हैं। और फॉर्मूला अगर हम कोई यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम साइंस भी यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू या फिर एरो या फिर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी साइंस भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है फाइनली पावर पॉइंट। अब तक के आज का लेक्चर और कल का लेक्चर छोड़कर अगर हम बाकी सारे लेक्चर्स की बात करें, तो मैंने उस टाइम पर आप लोगों को जितनी भी लेक्चर की वीडियो बनाई हूँ उसमें आप लोगों को बहुत सारी स्लाइड्स दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने किस पर बनाई हूँ, पावर पॉइंट पर बनाई हूँ। तो इस ऐप में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी टाइटल वगैरह ऐड कर कर, सब टाइटल बनाकर हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, और ये प्रेजेंटेशंस को हम क्या करते हैं, फिर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को लेक्चर बनाने के लिए, बताने के लिए, चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई,
इसमें शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें होती है प्रेजेंटेशन में, और उसे हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं यूज़ होती है, इसके अलावा अगर आप लोगों को क्लास में कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मिले हैं तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हो। और हाई लेवल पर जब बिजनेस वगैरह की बात होती है तो डील्स के टाइम पर वो लोग अपने प्रोडक्ट को जब बेचते हैं एक दूसरे को, तो वो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसकी। और उस प्रेजेंटेशन को देखकर ही लोग बाद में सिलेक्ट करते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट को देखना है नहीं देखना है, हमें उसे खरीदना है नहीं खरीदना है, एडवर्टाइज करना है नहीं करना है, या फिर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कब होती है, जब वो लोग उस चीज़ की प्रेजेंटेशन दें। और वो प्रेजेंटेशन किस पर बनती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। ठीक है यहाँ तक। फिर आता है पावर पॉइंट का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका और क्या यूज़ होता है। डेमोन्स्ट्रेशन, जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। प्रेडिक्शन, जब हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो हम मॉनसून वगैरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन भी हम किस वजह से कर पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की वजह से कर पा रहे हैं। और कलेक्टिंग साइंटिफिक डेटा, जितनी भी हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना इजी हो गया है। क्यों, बिकॉज ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही है हम लोगों के कंप्यूटर्स में, फाइल्स में। तो इस तरीके से ये सारी कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जब हम ईमेल करते हैं या फिर ग्रुप्स बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर इंफॉर्मेशन देना आसान हो गया। अब हम देखेंगे इस कंप्यूटर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। एक तो आता है सॉफ्टवेयर फील्ड, जिसमें हम क्या देखेंगे, सॉफ्टवेयर्स बनाने होंगे जो कंप्यूटर में हेल्प करेंगे। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को हेल्प करते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या काम कर रहा है, हम लोगों को पावर पॉइंट क्या कर रहा है, हम लोगों को पावर पॉइंट बनाने में हेल्प कर रहा है, प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर रहा है। एक्सेल क्या कर रहा है, हम लोगों को शीट्स बनाने में, रिजल्ट्स बनाने में, पाई डायग्राम, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें बनाने में हेल्प कर रहा है। वर्ड क्या कर रहा है, टाइप करने में हम लोगों की सारी चीज़ें हेल्प कर रहा है। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़, अलग अलग टूल्स जो हम लोगों के कंप्यूटर के लिए जो हमारे काम आसान करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाना ये भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसका डेवलपमेंट वगैरह ये क्या हो जाता है, ये एक फील्ड हो जाती है, और ये नॉर्मली आईटी में जाता है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसमें इंक्लूड होता है। फिर आता है हार्डवेयर फील्ड। अगर आप लोगों को इस चीज़ में नहीं जाना है कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं बनाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना सकते हो, कंप्यूटर बना सकते हो, या कंप्यूटर के पार्ट्स बना सकते हो, या फिर मोबाइल के पार्ट्स बना सकते हो, या फिर मोबाइल बना सकते हो। तो ये सारा किस में आ जाता है, हार्डवेयर में आ जाता है। फिर आता है ट्रेनिंग। अब जब नए लोग आ जाते हैं आईटी के फील्ड में, तो उन लोगों को सिखाना होगा कि ये सारी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, तो वो लैंग्वेज सीखने के लिए किसी से तो सीखना होगा। तो वो टीचर्स क्या होते हैं, वो लोग भी इसी फील्ड के होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सारी नॉलेज अपने पास लेते हैं और उसके बाद में वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं लोगों को। तो आप टीचर बन सकते हो उस फील्ड में, और मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप लोगों ने कोई चीज़ बना दी है तो फिर उससे आप मार्केटिंग कर सकते हो आईटी से। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ख़त्म होता है। ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, स्टोरेज यूनिट क्या है, इंटरनल स्टोरेज क्या होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बस आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इन सारी चीज़ों पर याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर हम लोगों का साइंस 2 का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है फॉर सेम